क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, नए लेक्चर में आज चैप्टर खत्म करने जा रहे हैं। कुछ टॉपिक आज एनसीईआरटी के भी टच हो जाएंगे बेटा, और उसके बाद बेटा कल से केस स्टडीज। ठीक है जी बेटा। सबसे पहले ना हम सिग्निफिकेंस की बात करने जा रहे हैं। कल हम वो छोड़कर गए थे, फीचर्स हम अच्छे से पढ़ चुके थे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के सिग्निफिकेंस पक्का है बेटा। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? मीन्स इंपॉर्टेंस। ठीक है ना जी। और मैं बेटा 11th क्लास से यही बात बोलता आ रहा हूँ कि बच्चों फीचर बढ़िया से पढ़ो। फीचर बढ़िया से पढ़ने का मतलब होता है कुछ लिमिटेशन, कुछ आपने इंपॉर्टेंस आराम से कर ली। और वो फीचर में से ही तो निकलती है इंपॉर्टेंस, फीचर में से ही तो निकलती है लिमिटेशंस, है ना। भगवान ने आंखें दी हैं, फीचर है। किसी को बहुत सुंदर आंखें दी हैं, इंपॉर्टेंस है, मेरिट। तो मेरिट हो, इंपॉर्टेंस हो, सिग्निफिकेंस हो, ये सब एक जैसे वर्ड है। ठीक है ना। लिमिटेशन, डीमेरिट्स, ये सब एक जैसे वर्ड है। तो 11th क्लास याद करो, जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ते थे। आधे से ज्यादा बच्चों को तो वहीं नहीं फीचर एडवांटेज डिसएडवांटेज में फर्क पता होता। पेपर में सोल राइटर के फीचर लिखने को आए, लिख के आते थे बच्चे अनलिमिटेड लाइबिलिटी। बेटा, फीचर लाइबिलिटी है, वो अनलिमिटेड है, ये उसकी डीमेरिट है, ये उसकी लिमिटेशन है। ठीक है ना। आज तक नहीं समझ पाते कुछ बच्चे तो इस चीज को। ठीक है ना जी। अब वो मैंने फीचर पढ़े हैं, कहीं ना कहीं कोई तो मेरिट सेम होंगी, तो बता देता हूँ बेटा। 4th नंबर पे एक सिग्निफिकेंस लिखी गई है, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। और बेटा इसका मतलब कुछ और नहीं, फ्लेक्सिबल है। जो आपने फीचर में हेडिंग फ्लेक्सिबल पढ़ी थी, कट कॉपी पे सारा मैटर सेम। ठीक है जी। हेडिंग का नाम मत बदलना, हेडिंग आपको एनसीईआरटी की लिखनी पड़ेगी वरना मार्क्स नहीं मिलते बेटा। हेडिंग का नाम मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट है, मैटर सारा फ्लेक्सिबल। डन, एक डन। बाबू 5th नंबर पे देखना हेडिंग क्या लिखी गई है, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा कहता है अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो ना, आप मैनेजर हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इन प्रिंसिपल को फॉलो करते हो, कहता है प्रिंसिपल फॉलो कर लो, ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा कि आपने सोसाइटी का भला सोच लिया, आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी। एक दो नहीं, कम से कम 3 तो एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। मान लो आप प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो, प्रिंसिपल हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। क्या कहता था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड? देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, सॉरी, मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स विद द वर्कर। कहता था ना बेटा। और वो आज मैनेजमेंट ने आपने कुछ कमाया और बेटा वर्कर में भी कुछ बांट दिया। आप बताओ सोसाइटी का भला नहीं सोचा आपने? अगर वर्कर्स में बांटा है तो आपने प्रिंसिपल फॉलो किया, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, फेयर वेजेस शुड बी गिवन टू वर्कर। आपने उनको इतनी फेयर वेजेस दी कि वो एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पा रहे हैं। भला नहीं सोच रहे आप सोसाइटी? आप प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो, इक्विटी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे किसी के साथ किसी भी बेसिस पे, नहीं सोच रहे भला सोसाइटी का ऐसा करके। तो वो इन प्रिंसिपल को फॉलो करने का मतलब है ऑटोमेटिकली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाएगी, कुछ अलग से नहीं करना। दिखाई दे रही है मेरिट है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? दो डन। 4th 5th 6th पढ़ना, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, ये हेडिंग का नाम है बेटा। यही प्रिंसिपल्स जो आज आप मुझसे पढ़ के जा रहे हो 12th में, और वो यही प्रिंसिपल फर्दर पार्ट बनेंगे बीबीए और एमबीए के करिकुलम का। जो लोग करेंगे एमबीए बीबीए उनको पता होगी ये बात। ठीक है जी। सर कहता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, यही प्रिंसिपल काम आएंगे आपकी फर्दर एजुकेशन में, आपकी फर्दर ट्रेनिंग में। और इन्हीं प्रिंसिपल के ऊपर बैठकर आप एमबीए में थीसिस लिख रहे हो, तो इन्हीं प्रिंसिपल पर रिसर्च कर रहे होते हो। तो यही क्यूरिकुलम का पार्ट है फ्यूचर में बेटा। अभी तक बात समझ में? तीनों डन, 4 5 और 6। बेटा सेकंड हेडिंग पढ़ना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। बेटा पता नहीं आपने कभी इन सारे प्रिंसिपल की थीम लाइन देखी कि नहीं देखी, लेकिन सारे के सारे प्रिंसिपल की एक ही थीम लाइन है, एक ही, कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, टॉप लेवल आपका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा दिखना चाहिए, रिसोर्सेस एक एक, फिजिकल फाइनेंशियल इकोनॉमिक, सारे रिसोर्सेस जितने हैं
बिल्कुल मैक्सिमम यूटिलाइज हो, एफिशिएंटली यूटिलाइज हो। अब देखो कोई भी प्रिंसिपल सोचते हैं, ठीक है जी, ऑर्डर सोचो सर, क्या कहता है ऑर्डर, देयर इज अ फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी एट इट्स प्लेस। क्या होगा अगर सुपरवाइजर अपने कैबिन में ना मिले और मशीनरी ब्रेकडाउन है, कोई किसी को सही नहीं करनी आती, टाइम की बर्बादी होगी ना। कैसे प्रिंसिपल फ्रेम किया गया कि इतना सा भी टाइम खराब ना हो किसी का, हर चीज का एक फिक्स प्लेस है, वो फिक्स प्लेस पे मिल जानी चाहिए। मिलने से क्या होगा, कोई समय खराब ही नहीं होगा। यूनिटी ऑफ कमांड सोचो, कमांड देने वाला एक होगा, कभी सबऑर्डिनेट को कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग होगी नहीं बेटा, कभी समय खराब नहीं कर पाएगा। दो लोग कमांड देगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कंफ्यूजन होगी, किसी का काम भी नहीं करेगा, वो बच जाएगा। सोचो तो सही, कितने सारे प्रिंसिपल बनाए गए, सबका एम ही एक है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, कि रिसोर्सेस मैक्सिमम इस्तेमाल हो। टॉप लेवल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा दिखना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा दिखना चाहिए। अब तुमने बहुत सारे प्रिंसिपल पढ़ लिए, कुछ भी सोचो, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। अच्छा अगर नहीं देंगे स्टेबिलिटी, क्या होगा, 7-8 महीने जॉब भी कर जाएगा और सब में बर्बादियां कर जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज की, फाइनेंशियल रिसोर्स भी खराब, समय भी खराब। सर करने ही तो नहीं दे रहे ये लोग आपको खराब कुछ भी। तो बेटा सारे के सारे प्रिंसिपल की थीम लाइन एक ही है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैक्सिमम यूज करो रिसोर्सेज को, बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन दिखाओ। समझ आती है बात। अब बेटा थर्ड और फर्स्ट हेडिंग बचती है जो कि लगभग लगभग एक जैसी बात करती है, मैं अभी बता देता हूँ कैसे एक जैसी बात है। थर्ड हेडिंग पढ़ो जी, साइंटिफिक डिसीजन है ना। साइंटिफिक डिसीजन को आप इनडायरेक्टली ये भी बोल सकते हो बैलेंस्ड डिसीजन। देखो बेटा हम ना बहुत बैलेंस डिसीजन आज की तारीख में ले पाते हैं। मान लो अगर ये प्रिंसिपल ना होते, प्लीज समझना इस चीज को, मान लो ये प्रिंसिपल ना होते और आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर होते और आप बेटा इस चीज की सर्च में होते कि यार मुझे ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो करते क्या, हिट एंड ट्रायल लगाते, कोई ना कोई एक प्रिंसिपल सा लगाने की कोशिश करते, हिट एंड ट्रायल लगाते, एक बार फेल होते, 2 बार फेल होते, 4 बार फेल होते, 5 बार फेल होते, जब तक बेटा आप एक ढंग के कंक्लूजन पे ना पहुंच जाते किस चीज से मुझे स्पेशलाइजेशन हासिल हुआ, तब तक एक नया प्रिंसिपल लगता रहता। मान तो ऐसे ही होता, कितना समय जा सकता था ये समझ सोच सकते हो। और आज सोचो बेटा, आज किसी मैनेजर को स्पेशलाइजेशन चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो क्या करता है, डिवीजन ऑफ वर्क लगा देता है, ये जानते हुए कि हाँ प्रोबेबल रिजल्ट मिलेगा, मुझे 90% के आसपास रिजल्ट पक्का मिल जाएगा। सोचो आज की तारीख में हम कुछ गलती कर पाते हैं, कर ही नहीं पाते भाई। हम इतना साइंटिफिक डिसीजन ले रहे हैं, सोच के तो देखो, नहीं होते प्रिंसिपल हम साइंटिफिक डिसीजन तक पहुंचने में कितना समय लगाते, हम कितना बैलेंस डिसीजन ले पा रहे हैं आज की तारीख में। क्लियर है बात, समझ आई बात, क्या है साइंटिफिक डिसीजन का मतलब। अब बेटा फर्स्ट हेडिंग लगभग मिलती जुलती है। बेटा हेडिंग का नाम शायद मैंने पता नहीं ठीक कराया कि नहीं कराया, ठीक कराया था बाबू, ठीक करा दिया होगा नाम। एनसीईआरटी में इस हेडिंग का नाम है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। ठीक है जी, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। अब मैं मतलब बताता हूँ। वो इस हेडिंग को समझाने के लिए ना मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ। एक टीचर हैं बेटा, आईएएस पढ़ाते हैं, ठीक है जी, 12th फेल में भी था उनका थोड़ा सा रोल, विकास दिव्य कीर्ति सर, ठीक है जी, आई एम श्योर सब जानते ही हैं उनको। ठीक है जी, काफी रील भी फेमस होती है उनकी, बहुत बहुत ही बढ़िया टीचर है। तो एक बात बोलते हैं कि अगर आप किसी इंसान की बायोग्राफी पढ़ते हैं ना, तो वो उस इंसान ने ना 15 साल जिया, 20 साल जिया, और उसकी जिंदगी का जो भी प्रिंसिपल था, जो भी निचोड़ था, जो भी उसने एक्सपीरियंस किया, उसने किताब में लिख दिया। जब हम उस बायोग्राफी को पढ़ते हैं, आपने 10 दिन में पढ़ ली होगी, 15 दिन में पढ़ ली होगी पूरी किताब। सर 15 दिन पढ़कर हमने कितना एक्सपीरियंस गेन किया, जो उसने पूरी 20 साल में जिया, कितनी इंसाइट मिल गई हमें उसकी जिंदगी की 15 दिन में। कितना आगे चले गए हम लोगों से, 20 साल आगे चले। सर सही बात मैं यहाँ बोल रहा हूँ, कितने लेक्चर लगा दिए होंगे, 5 लेक्चर, 6 लेक्चर। पता है आपको फ्योल और टेलर की पूरी जिंदगी है ये लेक्चर, जितने उन्होंने प्रिंसिपल सिखाई उनकी पूरी जिंदगी है, 20-20, 25-25 साल का उनका संघर्ष है ये। हमने कितने दिन में पढ़ लिया, 6-7 घंटे लगाकर पढ़ लिया। सर उन्होंने मैनेजर्स को पूरी इंसाइट दे दी अपनी जिंदगी की, उनको ये बताया कि हमने जो हिट एंड ट्रायल लगा लगा के गलतियां की है ना, वो आप ना करने पाओ, आप इन इनसाइट का रियलिटी में यूज कर सकते हो बहुत अच्छा।
और एक बैलेंस्ड, एक साइंटिफिक डिसीजन ले सकते हो। उन्होंने भी तो हिट एंड ट्रायल लगा लगा के गलतियां कर करके यहाँ पहुंचे हैं। अगर हम भी ये गलतियां करेंगे, सीखा क्या फिर हमने उनकी जिंदगी से? फिर तो कुछ भी नहीं सीखा, फिर तो वहीं के वहीं है। तो यही कहने की कोशिश कर रहा है, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट इनटू रियलिटी। मैनेजर्स को बहुत सारी इनसाइट मिलती है बेटा इन प्रिंसिपल से, और ये रियलिटी में एप्लीकेबल कर सकते हो आप। तो बच जाओगे बेटा हिट एंड ट्रायल लगाने से, साइंटिफिक डिसीजन ले पाओगे हर सिचुएशन। क्लियर है बेटा बात? समझ में आती है? बाबू यहाँ पर ना लगभग चैप्टर खत्म हो जाता है। एक दो मुद्दे मुझे एनसीईआरटी से टच करने हैं, पहले वो टच करते हैं, ठीक है बेटा? यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का डिफरेंस पढ़ेंगे, बस यहीं से पढ़ दो फटाफट से, सामने देखो यहीं से पढ़ दो। 1 मिनट दे रहा हूं मैं, उसके बाद प्रॉब्लम लूंगा, मुझे ये भी पता है पॉइंट क्या प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, आओ जी बेटा। इस चीज का मुझे जिक्र करना है, मुझे लगता है बाकी सब चीजें तो लगभग लगभग क्लियर ही होंगी। इट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी। समझते हैं बेटा ओवरलैपिंग क्या होता है? ओवरलैपिंग को ना प्यार से बेटा डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी बोलते हैं। कई बार बेटा आपने शायद ऐसा महसूस किया हो बेटा, ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा वर्ड बोले जाते हैं कि यार तो मेरे रोल को ना ओवरलैप कर रहा है अब तू। पता नहीं आपने ऐसा महसूस किया कि नहीं? चलो मैं एक आइडिया देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। तो वो सहारनपुर में ना एक बड़ी फेमस शॉप है जो बहुत मोबाइल बेचती है, और धनतेरस के दिन तो अकेले दिन ही 1 करोड़ रुपए के फोन में बेच देती हो। सबको पता है वो दुकान का नाम, सब जानते हैं कौन सी दुकान की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। ओ ये ऐसे देख रहे हैं इम्प्रेशन गैलरी का नाम सुना है? गिफ्ट शॉप का नाम सुना है? धनतेरस पे 3 सेल कर देते हैं। ठीक है जी। और बाबू ये भी आइडिया होगा आपको, आज की तारीख में आपने देखा होगा किसी भी मोबाइल शॉप पर बेटा कोई स्टाफ होता है, ब्लू कलर की एक टी शर्ट पहन के खड़ा होता है, पीछे सैमसंग लिखा होता है। ठीक है ना? कलर भी फिक्स है इनके। कोई ग्रीन कलर की टी शर्ट पहन के खड़ा होता है, पीछे ओप्पो लिखा होता है, कहीं ना कहीं ओप्पो का मोनोग्राम बना होता है। देखा है सब? क्या कर रहे हैं ये उस शॉप पर? सैमसंग का और ओप्पो का प्रमोशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा उस दुकान ने ना पूरे साल भर में कई करोड़ों की सेल सैमसंग को दी है, कई करोड़ों की सेल ओप्पो को दी है। तो बेटा सैमसंग कंपनी कहती है स्टाफ रख लो, मेरी तरफ से रख लो, स्टाफ रख लो और मेरी तरफ से रख लो। ठीक है जी, 20,000 25,000 जो सैलरी पे रखा मैं दूंगी, आप स्टाफ रख लो, ये मेरा प्रोडक्ट बेचेगी आपकी दुकान पे खड़े होके। ठीक है जी, स्टाफ आ गया, ओप्पो का भी आ गया, वीवो का भी आ गया, सैमसंग का भी आ गया। उसकी भी मौज आ रही होती है, उसको लगता है यार वरना मैं अपनी कॉस्ट पे स्टाफ रखता, चलो बढ़िया स्टाफ भी आ गया। अब वो उसको भी पता है कि मान लो किसी दिन ओप्पो वाला एब्सेंट होगा तो फिर ओप्पो का फोन वोन बेचेगा, फिर ये भी परेशानी है। तो वो क्या करता है, वो दुकानदार और लालच देता है कि चलो जो कंपनी से तुम्हारी सैलरी आ रही है वो तो है ही है, वो तो तुम्हारी है ही है। अगर दिन में तुम जितने फोन बेचोगे पर फोन 200 रुपए इंसेंटिव मेरी तरफ से, और एक एक वर्कर 5 5 फोन उड़ा देता है एक दिन में। कम मत समझना इस चीज को। ठीक है जी। लेकिन उसको पुश कैसे करोगे? आपकी वो पूरी जान लगाए प्रोडक्ट बेचने के लिए, वो पुश करने का तरीका मॉनिटरी है कि 200 रुपए दूंगा पर प्रोडक्ट बेचने के, जान बुरी लगाने। जितने फोन बेचोगे पर फोन 200 रुपए ले लेना मुझसे। दुकानदार ने भी लालच दे दिया। अब होता क्या है, कस्टमर एंटर करता है, ठीक है जी, सैमसंग वाला थोड़ा आगे खड़ा होता है, फ्री खड़ा होता है, तो वो अटेंड करना शुरू करता है, दिखाना शुरू करता है धड़ाधड़ एक के बाद एक सैमसंग के फोन। अब मान लो बेटा वो दिमाग घर से ही मोड बना के आया कि मुझे सैमसंग खरीदना ही नहीं, उसने 2 3 फोन देखते कहते जी सैमसंग में छोड़ो कहीं और दिखा दो। अब आपको क्या लगता है वो ओप्पो नहीं दिखाएगा? 200 रुपए का लालच नहीं है? उसने ओप्पो को दिखाने शुरू कर दिया क्योंकि दूसरा बंदा व्यस्त था, और बेटा बेच भी दिया एक फोन, तो स्वाद ही गए। थोड़ी देर बाद क्या होता है, जब वो कस्टमर चला जाता है, वो जो ओप्पो का प्रमोटर खड़ा था पाएगा भाई क्या कर रहा है भाई, मेरा रोल क्यों ओवरलैप कर रहा है? ये तो मेरा रोल है ना, ओप्पो का सामान बेचने के लिए मैं यहाँ हूँ तो।
तो मेरा ही रोल खा रहा है। दिख रहा है डुप्लीकेशन। सर अलग अलग डिवीजन नहीं होना चाहिए आपको लगता सैमसंग और ओप्पो का? सर देखो छोटी दुकानें हैं, होना तो अलग डिवीजन चाहिए क्योंकि प्रॉपर स्पेस नहीं होता, इसी वजह से बेटा आपको ओवरलैपिंग वो दिखाई देती है। सेम चीज मैं एग्जांपल देता था होंडा टू व्हीलर और फोर व्हीलर का, अगर आपको याद हो, देता था ना मैंने एग्जांपल, ये दिया था ना इस बार भी एग्जांपल कि होंडा कंपनी टू व्हीलर एक्टिवा भी बेचती है और फोर व्हीलर होंडा सिटी जैसी कारें भी बनाई है। अच्छा अगर यही इकट्ठे हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होता है। बाबू एक कस्टमर एंटर हुआ, अभी ये भी नहीं पता कि उसने क्या खरीदना है, फटाफट से भागते हुए दो सेल्समैन चले गए। सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर, सर आपका नाम, ये तो पहले चाहिए उनको। दोनों ने ले लिया, अंदर से पता नहीं उसने कौन सा सामान देखा, किससे देखा, चले गए। इन्होंने भाई साहब शाम को ही फोन उठा लिया, हाँ जी सर क्या मूड बना है। दोनों फोन कर रहे हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन से लगे, देख रहे हैं डुप्लीकेशन हो रहा है, क्योंकि अगेन उनको भी इंसेंटिव मिलता है सामान बेचने का, वो भी इसलिए फोन कर रहे हैं बार बार। सर जब दो चीजों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो ना, तो बेटा दो डिवीजन बिल्कुल अलग बनाने चाहिए। दे मस्ट हैव अ सेपरेट हेड, सेपरेट प्लान, सेपरेट रिसोर्सेज, अदरवाइज कुछ और नहीं होगा, हम बेटा डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी में फंस जाएंगे। क्लियर है ना बेटा बात? टू व्हीलर वाले को ये नहीं पता होगा कि वो फोर व्हीलर खरीदने आया था, फोर व्हीलर वाले को ये नहीं पता होगा वो टू व्हीलर खरीदने आया होगा, दोनों फोन कर रहे होंगे अपने अपनी तरफ से। उनका बस चले तो बेटा जिसका बजट 1 लाख रुपए का उसको 10 लाख की कार पे लेने, सीधी सी बात ही है। क्लियर है बेटा बात? आगे बढ़ाएं बात को, समझ में आ गया होगा बाकी बात मेरा ख्याल। चलो जी बेटा, अभी ना हमें चर्चा करनी है लास्ट टॉपिक पर। पेपर में ना एक डिफरेंस बहुत आता है, हेनरी फ्योल वर्सेस एफ डब्ल्यू टेलर, बहुत ज्यादा आता है डिफरेंस। ठीक है जी, एक बार ये सारा पढ़ते हैं। पढ़ना बाबू, एक बार सारा पढ़ देना इसको। चलो चलो बेटा, इसमें ना मुझे दो बातों का जिक्र करना है। एक आपने ये हेडिंग पढ़ी होगी यूनिटी ऑफ कमांड, फ्योल में क्या लिखा, स्टॉन्च प्रोपोनेंट। स्टॉन्च प्रोपोनेंट मतलब, स्टॉन्च प्रोपोनेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट फॉलोअर, कि फ्योल तो स्ट्रिक्ट फॉलोअर है यूनिटी ऑफ कमांड का, मतलब कमांड देने वाला बंदा एक होना चाहिए। पर बेटा टेलर तो मानते हैं इस बात को। याद हो आपको फंक्शनल फोरेंसिक, जहां 8 बंदों से ऑर्डर लेने को कहता था एक वर्कर को। ठीक है बेटा, अगर हेनरी फ्योल और एफ डब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल को एक बार दोबारा रिमाइंड करोगे ना, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि बेटा इनके ना पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग थे। जब बेटा फ्योल को आप देखते हो ना, इससे ना सारे के सारे प्रिंसिपल ना, इसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो इसलिए दिए। सारे प्रिंसिपल ना टॉप लेवल का अच्छा सोचने की एक थीम लाइन थी। यूनिटी ऑफ कमांड देखना, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा करने के लिए। ऑर्डर देखना, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल देखना, मतलब वो चाहता नहीं टॉप मैनेजमेंट तेरे रिसोर्सेज खराब हो जाएं, तेरा मैनेजमेंट थोड़ा सा फीका दिखाई दे, तेरा एडमिनिस्ट्रेशन में कमियां ढूंढे लोग, सब कुछ टॉप लेवल को गाइडेड है। और अगर यहाँ देखोगे ना बेटा टेलर की तरफ, तो ये शॉप फ्लोर लेवल की बात करता है। शॉप फ्लोर लेवल मतलब वर्कर लेवल की बात करता है। हर जगह पे ना वर्कर को थोड़ा सा चढ़ाने की कोशिश की गई है। Harmony not the sport. Management should share the gains with the worker. Cooperation not individualism. Management, top management आई की कोई बात ही नहीं होती, वीक ही होती है। ये ज्यादातर प्रमोट करता था वर्कर्स,
ये टॉप लेवल के लिए ज्यादातर बातें की गई। ठीक है, एक आखिरी बात जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की वजह बनी होगी, एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबल और एप्लीकेबल टू स्पेशलाइज सिचुएशन। बेटा देखो, जब हमने फीचर पढ़ा था ना कल, पहला ही फीचर था यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी कि दीज प्रिंसिपल आर एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिग स्मॉल, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस, सब पढ़े था। तो हर हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन पे लगते हैं प्रिंसिपल। बेटा ये कौन से स्पेशलाइज सिचुएशन की बात करता है, हमारे पल्ले नहीं पड़ती। कोई ऐसी स्पेशलाइज सिचुएशन नहीं है जहां टेलर के प्रिंसिपल लगते हो। दीज प्रिंसिपल आर आल्सो यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो ये बात बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से। तो अब एक बात बता देता हूँ, ऑल्दो मुझे नहीं लगता 6 नंबर में डिफरेंस आए, ठीक है जी, अगर आए 2-3 नंबर में, ठीक है जी, कोशिश करना इसको कोट नहीं करना। हाँ, अगर पेपर ने बेसिस देके ही बता दिया कि मुझे तो फ्योलर टेलर का डिफरेंस चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेबिलिटी, बस फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे। अदरवाइज मेरे हिसाब से ये कभी भी कोट मत करना। ऐसी कोई स्पेशलाइज सिचुएशन होती नहीं है कि जब टेलर के प्रिंसिपल लगे और कब ना लगे। क्या मैं क्लियर हूँ अभी तक इस बात को लेकर? अब लगभग लगभग मैं चैप्टर ना मतलब डायरेक्टली खत्म कर चुका हूँ। अभी भी कुछ एनसीईआरटी के मुद्दे हैं, लेकिन वो केस स्टडी के साथ साथ होते हैं जो कल से शुरुआत करेंगे। रख रहे हैं आज के लिए, फिर इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय।